हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो आप देख सकते हैं आज का हमने जो टॉपिक लिया है वो लिया है आपका हिंदी का। तो आप देख सकते हैं हमने जो पद्य साहित्य का इतिहास आपका स्टार्ट किया हुआ था, तो ये उसका है फोर्थ टॉपिक। पहला आपका हमने आधुनिक काल और उसमें जो आने वाले कवि हैं और उनकी विशेषताएं बताई हुई। सेकंड टॉपिक पे भक्ति काल के बारे में, थर्ड में आपका रीतिकाल था। फोर्थ टॉपिक में आपका जो आधुनिक काल इस टाइम पे चल रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आधुनिक काल होता क्या है, तो देख सकते हैं आप आधुनिक काल को 1868 से 1868 के पहले थे बाकी सारे काल, लेकिन 1868 से निरंतर जो चल रहा है हमारा ये आपका आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। मतलब 1868 के बाद के जो भी अभी ये हम लोग का चल रहा है इस टाइम पे 2023 यानी 2023 चल रहा है, बाकी सब आपका आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसको भी कई भागों में बांटा गया जैसा कि आप देख सकते हैं। भारतीय युग जिसको पुनर्जागरण काल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पुनर्जागरण काल, जिसकी समय सीमा क्या थी? 1868 से 1900 ईस्वी। क्योंकि आधुनिक काल किससे 1868 से स्टार्ट हुआ, तो इसके अंतर्गत जो पहला काल आया वो था भारतेंदु युग। ठीक, कौन सा युग? भारतेंदु युग, क्योंकि इसका जो नामकरण किया था वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था। ठीक है, इसलिए इसको भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है, जिसको पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। ठीक है, पुरानी अवधारणाओं से निकलकर इसका जो मतलब फिर से इसका जो जागरण काल हुआ था उसी के कारण इसका नाम पुनर्जागरण काल हुआ। समय सीमा आप देख सकते हैं 1868 से 1900 ईस्वी। ठीक है, सेकंड जो काल आया आपका, मतलब इसकी जो भारतेंदु युग में जो कमियां रह गई थी उसको और सुधारते हुए जो आपका दूसरा काल आया है वो है द्विवेदी युग। कौन सा युग? द्विवेदी युग, जिसको कहा गया जागरण काल। पुनर्जागरण काल था, इसमें थोड़ा और जागृत हुई, इनकी पुरानी गलतियों को सुधार करते हुए जागरण काल, तो इस कारण से इसको बोला जाता है जागरण काल। ठीक है, वो पुनर्जागरण था, ये जागरण काल। समय सीमा आप देख सकते हैं 1900 से 1920 ईस्वी। ठीक है, थर्ड पॉइंट आप देख सकते हैं, थर्ड है आपका छायावादी युग। द्विवेदी युग की गलतियों को सुधारते हुए आया आपका छायावादी युग 1920 से 1936 ईस्वी। इसके बाद आया प्रगतिवादी युग, जिसकी समय सीमा 1936 से 1943 है। उसके बाद आया आपका प्रयोगवादी युग 1943 से 1953 ईस्वी, इसकी समय अवधि रही है। ठीक है, तो अब इसके प्रयोगवादी युग के बाद जो आया है आपकी नई कविता युग आया। छठवां पॉइंट आपका नई कविता युग आया, जो कि 1953 से निरंतर अब तक जो चल रहा है आपका वो नई कविता युग के अंतर्गत आता है। भारतेंदु युग, पुनर्जागरण काल 1868 से 1900 ईस्वी, इसकी समय सीमा है, याद कर लीजिएगा, एक एक नंबर में पूछे जाते हैं। द्विवेदी युग, जागरण काल 1900 से 1920, छायावादी युग 1920 से 1936, प्रगतिवादी युग 1936 से 1943, प्रयोगवादी 1943 से 1953, नई कविता युग 1953 से अब तक का जो भी चल रहा है हमारा नई कविता युग के, आधुनिक कविता युग यानी नई कविता युग के अंतर्गत आता है। तो देख सकते हैं आप, ये थी कुछ समय सीमा जो बोर्ड एग्जाम में एक एक नंबर में पूछी जाती है। ठीक है, तो अब हम पहले वाले की बात करेंगे भारतेंदु युग के बारे में, जिसकी समय सीमा थी 1868 से 1900 ईस्वी। अब डीपली से हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से लेखक हैं, विशेषताएं कैसी हैं और भारतेंदु युग एग्जैक्टली इसको क्यों बोला गया उसके बारे में बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस युग के जो संस्थापक रहे हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी रहे हैं। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के कारण ही इसका नाम भारतेंदु युग पड़ा है। तो उनके व्यक्तित्व कैसा था, उन्होंने क्या क्या किया इस युग के अंदर जिसके कारण ये युग आपका भारतेंदु युग बना है, तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं भारतेंदु जी का जो व्यक्तित्व था, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो व्यक्तित्व था और उनकी जो प्रतिभा रही है बहुमुखी रही है। ठीक है, उनके मतलब उनकी व्यक्तित्व की और प्रतिभा की तुलना नहीं की जा सकती है। ठीक है, इन्होंने हिंदी गद्य को चौमुखी विकास प्रदान किया। कैसा विकास? चौमुखी, मतलब हर चीज की हर छोटी छोटी गलतियों को सुधारते हुए जो आपके रीतिकाल में हुआ, भक्ति काल में हुआ, मतलब रीतिकाल तो आपका पूरा श्रृंगारिक था, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इसको क्या किया है, आपके भारत माता के प्रति धीरे धीरे इसमें सुधार हुए। चौमुखी मतलब चारों तरफ से इसका विकास किया, जो भी गलतियां त्रुटियां थी। ठीक है, उन्होंने स्वदेशानुराग यानी देश प्रेम, स्वदेशानुराग की भावना से ओतप्रोत मातृभाषा के प्रेम से ही अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। उन्होंने क्या किया, देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत भाषा का इसमें यूज किया। ठीक है, इन्होंने कौन सी भाषा का यूज किया? खड़ी बोली भाषा के इन्होंने अपनी रचनाओं में यूज किया। ठीक है, और आगे क्या था, समाज सुधार की भावना से पूर्ण, क्योंकि भाई जब देश प्रेम की बात आएगी तो समाज तो सुधरेगा ही, समाज सुधार की तो बातें आएंगी, तो इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से इन सबको भी अपनी कविताओं में शामिल किया। ठीक है, देख सकते हैं आप, समाज सुधार की भावनाओं से पूर्ण कविताओं की रचना इन्होंने आरंभ की है। ठीक, किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। तो आगे आप देख सकते हैं हिंदी साहित्य को नई दिशा देने वाले आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ठीक है, पुरानी गलतियों को जो आपकी श्रृंगारिक काल में और भक्ति काल में हुई उन गलतियों को सुधारते हुए आप जो ये कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, इन्होंने देश के प्रति जो भावनाएं हैं उनको जागृत किया। ठीक है, वीर रसपूर्ण कविताएं की हैं। ठीक, तो देख सकते हैं प्रकृति के सौंदर्य के प्रति ये विशेष रूप से आकृष्ट थे। ये प्रकृति यानी अपने भारत माता में, अपने जो देश में प्राकृतिक सौंदर्य है उस
से इनका आकर्षण अधिक था। ठीक है, इसी प्रकार से उन्होंने इसी प्रकार की रचनाएं की। हिंदी कविता को असली श्रृंगार की ओर मोड़कर देश प्रेम, समाज सुधार तथा वासनाहीन, क्योंकि श्रृंगारिक आपका रीतिकाल श्रृंगारिक था, तो वासना से हीन होकर इन्होंने देश प्रेम की ओर इसका रुख मोड़ दिया है। ठीक है, जो आपका भारतीय युग रहा ये इसमें देश प्रेम और समाज सुधार की बातें ही हुई हैं। बाकी सारी जो गलतियां थी, वासनाहीन जो शुद्ध श्रृंगार था, इसको पीछे छोड़ के देश प्रेम की ओर इन्होंने रचनाएं प्रारंभ की। ठीक है, तो इस युग के जो प्रमुख कवि और लेखक थे, इस युग में रचना करने वाले वो कौन कौन से थे जिन्होंने समाज सुधारक और देश प्रेम हित रचनाएं की हैं? तो देख सकते हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने इनका साथ दिया है इस युग में, भारतीय युग में। अन्य कवियों में बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन रहे हैं, बालकृष्ण भट्ट रहे हैं, अम्बिका दत्त व्यास रहे हैं, जिन्होंने देश प्रेम युक्त रचनाएं की हैं। आप देख सकते हैं प्रमुख लेखक पंडित प्रताप नारायण मिश्र, अन्य कवियों में बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन रहे हैं। ठीक है, तो बात करें विशेषताओं के बारे में कि भारतीय युग की विशेषताएं क्या थी, क्या क्या इसमें चेंजेस आए हैं, तो आप देख सकते हैं इनकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। भारतीय युग में संस्कृत के तत्सम तद्भव उर्दू, फारसी व देशज शब्दों का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। क्या होता है इस युग में, इस जो आपका भारतीय युग है इसमें संस्कृत का यूज हुआ है, संस्कृत के तत्सम तद्भव शब्दों का यूज हुआ है, उर्दू का यूज हुआ है, फारसी और देशज शब्दों का मिला जुला संगम इस युग में देखने को मिलता है। भारतीय जी ने इस युग में लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया। ठीक है, लोकोक्तियां जो आपकी होती हैं उनका भी अपनी रचनाओं में प्रयोग किया। ठीक है, हिंदी गद्य विधाओं में नाटक, कहानी और निबंध भी उन्होंने रचना की है। ठीक है, जो आपके भारतीय हरिश्चंद्र जी रहे हैं, इन्होंने संस्कृत के तत्सम तद्भव उर्दू, फारसी व देशज शब्दों का अपनी रचनाओं में मिला जुला संगम दिया है। और भारतीय युग में लोकोक्तियों का भी प्रयोग बहुत हुआ है। ठीक है, बाकी जो सारे लेखक थे लोकोक्तियों का भी बहुत यूज करते थे। ठीक है, हिंदी गद्य में जो विधाएं रही हैं, नाटक, कहानी आदि रही हैं। ठीक है, तो ये कुछ भारतीय युग की रचनाएं थी, लेखक थे और विशेषताएं थी। तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें।